नमस्कार साथियों क्लास 12th केमिस्ट्री विलियन नाम का चैप्टर चल रहा है अभी अपने, और इसका आज ये चौथा लेक्चर है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, राउल्ट के नियम की, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो पेन कापी उठाइए और सीखना चालू कर दीजिए राउल्ट का नियम। चलिए हम शुरुआत करें आज राउल्ट के नियम की। किसकी? राउल्ट के नियम की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIMP। और ये जो है विलियन का कौन सा लेक्चर है आज? विलियन नाम के चैप्टर का, विलियन का आज ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर 2 चल रहा है अभी, चैप्टर 2 विलियन, और इसका आज ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। क्या पढ़ेंगे? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम की जो डेफिनेशन है हम अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। 2 तरह से डेफिनेशन आप लिखोगे। एक तो ये डेफिनेशन लिखोगे कि किसी दिए हुए ताप पर, लिखिए, किसी दिए हुए ताप पर अवाष्पशील विलययुक्त अवाष्पशील विलययुक्त अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब किससे रिप्रेजेंट करेंगे? PS से। वाष्पदाब विलायक के, या यूं लिख सकते हैं कि विलियन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज, इसको रिप्रेजेंट कर ले अपन X1 से, के समानुपाती होता है। यह है राउल्ट का नियम भाई साहब। अभी इसको व्युत्पत्ति करेंगे, पूरा चीरफाड़ करेंगे, इसको पूरी तरह से समझेंगे। तो किसी दिए हुए ताप पर अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यदि हम विलयन के वाष्पदाब को मान लें, किससे रिप्रेजेंट करें? PS से। ये PS मान लें, और ये क्या माना अपनों ने? X1। तो समानुपाती क्या लिख ले अपन? X1 लिख ले। समझ में आ गया? यह समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे अपन, तो PS बराबर P नोड, PS बराबर P नोड X1 लिख सकते हैं। P नोड X1 लिख सकते हैं। यह है राउल्ट का नियम। PS क्या है? विलयन का वाष्पदाब। X1 क्या है? विलायक का मोल प्रभाज। P नोड क्या है? विलायक का वाष्पदाब। जहां लिख सकते हो आप, जहां PS विलयन का वाष्पदाब, X1 विलायक का मोल प्रभाज, और P नोड विलायक का वाष्पदाब, एक तो ये डेफिनेशन हो गई किसकी? राउल्ट के नियम की। अगली डेफिनेशन एक ये लिख सकते हो इस तरीके से आप, या करके आप ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हो। दूसरी डेफिनेशन, इस नियम के अनुसार, कौन सा नियम? राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, विलेय के
मोल प्रभाज्य के विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है, बराबर होता है। एक तो ये डेफिनेशन लिखी, एक ये डेफिनेशन लिख सकते हो। यदि हम लिखें कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है उसको किससे रिप्रेजेंट करें, तो उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं पी नोड माइनस पी एस बटे पी नोड बराबर N1 बटे N1 प्लस N2। ध्यान रखना, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। यहाँ पर ये लिख सकते हैं अवाष्पशील, ये भी जोड़ देना, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। मालूम है आपको PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, P नोड क्या है, विलायक का वाष्प दाब, ये अब तो मालूम पड़ गया। यहाँ पर ये लिख लेते हैं N1 क्या है, N1 जो है वो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और बेटा N2 जो है वो क्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, और N1 प्लस N2 जो होगा, N1 प्लस N2 विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। तो यदि हम बात करें कि आपको लिखना है विलेय का मोल प्रभाज्य, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज्य कहेंगे। यदि मैं बात करूं कि विलायक का मोल प्रभाज्य, तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज्य करेंगे। अभी यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज्य डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो एक ही में आपको जो है पूरा ये कर लिया, हाँ क्लियर दिख रहा आपको। राउल्ट के नियम की अभी अपनों ने डेफिनेशन की बात करी, इसको पूरा चीरफाड़ करेंगे इसका। राउल्ट का नियम क्या है, किसी दिए हुए ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। ऐसे लिखो, या फिर डेफिनेशन ऐसे भी कि इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज्य ये है, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, पी नोड माइनस पी एस, इसको वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन, अगर ये डेफिनेशन आए कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, तो वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब ये अवनमन क्यों हो रहा है वाष्प दाब में अवनमन, आप जो क्या है कोई विलायक ले रखा आपने कोई विलायक ले रखा है, उस विलायक के अंदर आपने कोई विलायक ले रखा, जैसे जल भर रखा है इसके अंदर, उस जल के अंदर आपने जो है क्या डाल दिया, नमक डाल दिया गलती से। तो नमक क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ हो गया, ठीक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है नमक। तो ये जो है अंदर जाएगा तो ये क्या है, वाष्प दाब में कमी पैदा करेगा। तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अब इसको व्युत्पन्न करना। तो हमने अभी जस्ट लिखा कि राउल्ट के नियम से, कौन से नियम से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से क्या कहा अपनों ने अभी, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या लिखा, विलेय का मोल प्रभाज्य, बराबर विलेय का मोल प्रभाज्य, ये लिखा। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज्य का। तो बेटा वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो मैंने क्या बताया अभी जस्ट, पी नोड माइनस पी एस बटे पी नोड, यही बताया मैंने, बराबर
क्या लिखा आप लोगों ने, विलेय का मोल प्रभाज N1/N1 प्लस N2। N1 क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, N2 विलायक के मोलों की संख्या। किसी बुक्स में इसकी जगह स्मॉल n लिखा हुआ मिल जाए और इसकी जगह कैपिटल N लिखा हुआ मिल जाए तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कैसे भी मान लिया आप लोगों ने। चलिए, तो अब जो है राउल्ट के नियम से वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या है, N1/N1 प्लस N2। मेरी बात आपको समझ में आ गई। ये है इसकी व्युत्पत्ति करना, इस फार्मूले की व्युत्पत्ति करना। तो लिखिए राउल्ट के नियम की व्युत्पत्ति या राउल्ट के समीकरण की व्युत्पत्ति राउल्ट के समीकरण या राउल्ट के नियम की क्या करनी है, अपने को व्युत्पत्ति करनी है। इस वाले समीकरण की आपको व्युत्पत्ति करनी। तो जस्ट आप लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था, राउल्ट का नियम क्या कह रहा है, माना कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। माना कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक के, लिखते जाइए, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये बात अपनों ने कहाँ देखी थी बेटा, ये बात अपनों ने जस्ट अभी यहाँ देखी थी, ये वाली, विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो देखते हैं इसको क्या कह रहा है ये, PS प्रोपोर्शनली क्या लिख रहे हैं अपन, x1 लिख लो, या फिर x1 की जगह जो है विलायक का मोल प्रभाज है ना, तो मैं क्या लिख लूँ इसकी जगह, PS बराबर N2/N1 प्लस N2, ये लिख लूँ, PS बराबर N2/N1 प्लस N2। ये क्या होगा, ये विलायक का मोल प्रभाज समानुपाती, सॉरी यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा, लगेगा, समानुपाती का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए, अब समझते जाना आप आराम से। यहाँ पर जो है समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे अपन, ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर एक स्थिरांक लगा दे K, तो लिख लूँ मैं PS बराबर K N2/N1 प्लस N2। मेरी बात ध्यान सुनना, PS बराबर K N2/N1 प्लस N2। राउल्ट का नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है और तनु विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। अब यदि विलेय की मात्रा बहुत कम होती है तो लगभग जो विलायक है आपके पास और एक है विलयन, एक तो है आपके पास विलायक मतलब सिर्फ आपके पास क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, और एक है विलयन में थोड़ी सी मात्रा में नमक डाला, ज़्यादा नहीं डाला, तो वाष्प दाब में मतलब बहुत कम कमी आएगी, ये कह सकते हैं तनु विलयनों के लिए। तो क्या होगा उस कंडीशन में, तो तनु विलयनों में विलेय के मोलों की संख्या को क्या मान सकते हैं, पर नगण्य मान सकते। तो यदि अपन जो है N1 बराबर क्या माने 0 मान ले, तो उस कंडीशन में जो विलयन का वाष्प दाब है PS बराबर भी क्या हो जाएगा, विलायक के वाष्प दाब के लगभग बराबर होना चाहिए फिर तो, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या नगण्य, नमक बहुत कम मात्रा में डाला अपनों ने। तो ये जो N1 बराबर 0, तो PS बराबर भी क्या लिखेंगे, P0 लिखेंगे। तो ये जो है P नोड लिख लूँ, P नोड, PS की जगह P नोड बराबर K, यहाँ पर K के बाद में यहाँ पर क्या लिखूँ, N2 और यहाँ पर 0 प्लस N2, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो P नोड बराबर क्या आ जाएगा, P नोड बराबर क्या आ जाएगा, K। अब लिखिए आप कि K का मान समीकरण 1 में रखने पर, K का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो K का मान वापस यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा आपको, PS बराबर P नोड N2/N1 प्लस N2। कई जगह डायरेक्ट इसके बाद जो है डायरेक्ट ये स्टेप भी लिखी जाती है, कोई भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ तक गए। बेटा समझ में आया आपको,
ये यदि तणु विलयन के लिए विलय के मोलों की संख्या नगण्य मानेंगे तो उस कंडीशन में विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर मानेंगे अपन। क्या मानेंगे? बराबर मानेंगे। तो समीकरण 1 में मान रखा इसका, N1 की जगह 0 लिखा और PS की जगह P नोट लिखा। तो P नोट बराबर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? K का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको समीकरण 1 मान लो भले। चलो, समीकरण 1 में रखने पर बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। PS बराबर P नोट N1 प्लस N2। कहाँ तक चले थे अपन? यहाँ तक कि PS बराबर P नोड N2 बटे N1 प्लस N2। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, PS बटे P नोड बराबर N2 बटे N1 प्लस N2 लिख दिया। ठीक है। अब ये जो समीकरण है यूं लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण को लिखना, उपरोक्त समीकरण को 1 से घटाने पर, उपरोक्त समीकरण को 1 से घटाने पर, घटा लो। चलो, क्या लिखूं? 1 माइनस PS बटे P नोड बराबर 1 माइनस N2 बटे N1 प्लस N2। 1 से घटाने पर, है ना, दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों को। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो 1 से घटाएंगे तो इसको लिखेंगे P नोड माइनस PS। P नोड क्या है? विलायक का वाष्प दाब, माइनस PS बटे P नोड, ये लिख दिया। बराबर यहां पे क्या लिखें? N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 और माइनस N2 बटे N1 प्लस N2। तो भाई साहब यहाँ पर ये जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? P नोड माइनस PS बटे P नोड बराबर N1 बटे N1 प्लस N2। भाई साहब आपको कुछ दर्शन हो रहा होगा, कुछ जानी पहचानी चीज़ लग रही होगी। ये वाली जो चीज़ है ये मैंने पहले ही बता दिया था कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये जो समीकरण से क्या सिद्ध हो रहा है? ये समीकरण नंबर 2, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे लिख सकते हो कि समीकरण 2 राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम है। तो राउल्ट का नियम क्या कह रहा था कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। समझ में आ गया? यदि, आगे लिखिएगा, यदि विलयन तनु है, तनु है, तब N1 बराबर क्या है? 0 होगा। तब समीकरण 2 इस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी। कैसी होगी समीकरण नंबर 2? जब आपने मान लिया N1 बराबर 0 तो ये समीकरण क्या हो जाएगी? P नोड माइनस PS बटे P नोड बराबर N1 बटे N2। ऐसे भी आप इस समीकरण को लिख लेंगे। तो ये भी राउल्ट का नियम का एक तरह से इक्वेशन नंबर 3। तो इसको प्रथम रूप कह सकते हो। यह समीकरण 2 राउल्ट के नियम का क्या है? प्रथम रूप, है ना। समीकरण 2 प्रथम रूप, प्रथम रूप हो गया। और इसको कह सकते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 राउल्ट के नियम का, दो रूप है इसके, नियम का द्वितीय रूप है, द्वितीय रूप है। ऐसा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब इससे एक अगला क्वेश्चन बनता है वापस। एक अगला क्वेश्चन ये बनता है, ये बनेगा कि वाष्प दाब अवनमन की सहायता से, वाष्प दाब अवनमन की सहायता से विलेय के अनुभार की गणना करना।
वाष्प दाब अवनमन की सहायता से विलेय के अनुभार की गणना करना, वो कैसे ज्ञात करेंगे। ये यहाँ तक लिख लिया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करें, इसी में आगे आएगा। चलिए, वाष्प दाब अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? विलेय का अणुभार ज्ञात करना। इससे रिलेटेड सवाल भी बनेंगे। वाष्प दाब अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात करेंगे। तो अभी जो राउल्ट का नियम का जो अपनों ने द्वितीय रूप देखा भैया, कौन सा रूप देखा? द्वितीय रूप। उसमें क्या लिखा था अपनों ने? पी नोड माइनस पी एस बटे पी नोड बराबर N1 बटे N2, यही लिखा था ना, N1 बटे N2। ये समीकरण नंबर अपनी कौन सी थी? 3 समीकरण थी। ठीक है, अब जो है N1 क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, और N2 क्या है? यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या। तो लिख सकते हो कि N1 यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, N2 क्या है? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब बेटा यहाँ पर एक बात आएगी कि मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। ठीक है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या लिखिएगा, मोलों की संख्या बराबर भार बटे क्या लिखोगे? अणुभार। तो यदि अपन बात करें, ध्यान से सुनिएगा, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, ऐसे। तो यदि हम लिखें कि विलेय का भार, विलेय का भार क्या लिखूं? W1, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार लिखूं मैं M1, और विलायक का भार, विलायक का भार लिखूं मैं W2, और विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार बेटा लिखूं मैं क्या लिखूं? M2। ठीक है, M2 ये लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर अपन जो है, ये जो इक्वेशन जो अपने को मिल रही है, इस इक्वेशन में इस N1 की जगह N1 बराबर क्या लिखूं मैं? W1 बटे M1, और N2 बराबर क्या लिखूं मैं? W2 बटे M2, W2 बटे M2, है ना। यह मान कहाँ पर रखूं मैं? यह मान समीकरण 3 में रखने पर, यह मान समीकरण 3 में रखने पर। रखिए समीकरण 3 में ये वाला मान क्या लिखूं? पी नोड माइनस पी एस बटे पी नोड बराबर N1 की जगह क्या लिखना? W1 बटे M1, W1 बटे M1, और M2 की जगह क्या लिखूं मैं? W2 बटे M2। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी नोड माइनस पी एस बटे पी नोड बराबर W1 बटे M1 गुणित, ये पूरा ऊपर आ जाएगा तो M2 बटे W2, ये हो जाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से किसी विलेय का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। अणुभार को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? M1 से विलेय का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। M1 यदि अपने को ये सारी चीज़ें मिली, मालूम होगी कि उस विलेय का वाष्प दाब इतना है, विलयन का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब इतना है, विलयन का वाष्प दाब इतना है, विलेय का भार इतना है, विलायक का भार इतना है, तो इस सूत्र की सहायता से किसी भी क्या ज्ञात कर सकते हो? विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हो। मेरी बात आप समझ गए होंगे, विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हो वाष्प दाब अवनमन की सहायता से। ये वाष्प दाब अवनमन पी नोड माइनस पी एस, ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पी नोड माइनस पी एस बटे पी नोड। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये राउल्ट का नियम है और बहुत मज़ेदार तरीके से बच्चों मैंने समझाया। आप अगर अपनी कॉपी में उतारोगे साथ के साथ में जैसे मैंने समझाया आपको ये पूरा लेक्चर, तो आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। 4 पेज होगा इसके,
राउल्ट के नियम से। शुरुआत में हमने क्या करी बेटा, डेफिनेशन लिखी राउल्ट के नियम की कि किसी दिए हुए ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। पीएस समानुपाती क्या लिखा है, x1 या पीएस बराबर पी नोट x1 लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है, ये नियम। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये वाला पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर n1 बटे n1 प्लस L2, ये तो होगा डेफिनेशन। अब अपनों ने आगे जब अपनों ने स्टार्ट किया काम धाम, चलो तो राउल्ट के नियम से क्या बात करें अपने लोगों के, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलय का मोल प्रभाज। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये है, विलय का मोल प्रभाज ये है। राउल्ट के समीकरण की इसकी व्युत्पत्ति करना अपने को, कैसे करेंगे व्युत्पत्ति, कि माना कि शुरुआत करी वापस अपनों ने वैसे, माना कि क्या माना कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समान होते हैं। x1 क्या है, विलायक का मूल प्रभाज, x1 यहाँ पर क्या है, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। तो PS प्रोपोर्शनली विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। मेरी बात, यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाया, k लिख दिया। तनु विलयनों के लिए n1 बराबर 0 माना, PS बराबर p नोट माना, है ना। PS बराबर मतलब विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा, तो अणु विलयन है तो, क्योंकि विलय की मात्रा बहुत कम है, तो लो जो लगभग विलयन का वाष्प दाब है लगभग उसके आसपास विलायक का वाष्प दाब होगा, ये अपन मान रहे। P नोट बराबर K, ये कैंसिल हो गया, P नोट बराबर K के स्थिरांक के बराबर क्या आ रहा, अपना विलायक का वाष्प दाब P नोट आ रहा। इसको समीकरण 1 में रखा, अपने को ये इक्वेशन मिल गई। फिर अपनों ने आगे बात करी बेटा, वही वाला यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, n2 बटे n1 प्लस L2। उपरोक्त समीकरण को 1 से घटाने पर ये चीज़ मिल गई अपने को ये वाली इक्वेशन मिली। अब इस वाली इक्वेशन में यदि अपन तनु विलयन है तो तनु विलयन के लिए n1 को मतलब विलय के मोलों की संख्या को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मानेंगे तो अपने को ये वाली इक्वेशन मिलेगी। अब अपने को ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब क्या कर रहे हैं अपन कि वाष्प दाब अवनमन की सहायता से विलय का अणुभार ज्ञात करना। तो राउल्ट के नियम से हमको ये तो पता था ही ये चीज़, तो यहाँ तक तो अपन आ गए थे। क्या क्या देखना था अपने को, ये सारी चीज़ें लिखी। और ये जो n1 क्या है, विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार। विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, ये चीज़ होगी। इतना सा लिखना था। n1 की जगह W1 बटे M1 और n2 बराबर W2 बटे M2, यह मान समीकरण 3 में रखा। समीकरण 3 में रखने पर अपने को ये वाली इक्वेशन मिल गई। तो ये इसको अपन 4 मान लो। तो उपरोक्त समीकरण की सहायता से लिख सकते हो, चलो उपरोक्त समीकरण की सहायता से विलय के अणुभार की गणना की जा सकती है। ठीक है, तो साथियों मैं आज का लेक्चर यहीं एंड करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके दिमाग में फिट गया होगा और आपको अच्छी तरह से याद होकर 4-5 नंबर आपके कंप्लीट हो गए होंगे। अगर आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई तो बहुत सारे विलियन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।